Good morning, students. This is the third part of Stories of Indian Democracy. In the last video, we have discussed about various constitutional debates. So, in this video, we will discuss about constitutional norms and the relationship of these constitutional norms with social justice. Let us start. Students, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज Constitution is a supreme law. Constitution means supreme law. तो कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा लॉ है जो कि जस्टिस प्रोवाइड करता है. अब लॉ और जस्टिस में डिफरेंस क्या है वो थोड़ा सा इनिशियल पैसेज में पैराग्राफ में एक्सप्लेन किया हुआ है आपके एनसीईआरटी बुक में. सो कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स सुप्रीम लॉ, और लॉ जो है उसका क्रक्स जो है वो उसकी पावर में है. लॉ वही है जो पावरफुल है और जो सबसे अपनी बात मनवा सकता है, जबकि जस्टिस जो है वो जस्टिस का जो बेसिक क्रक्स है इट इज़ न्यूट्रलिटी. लॉ ऐसी चीज़ है जिसमें पावर है, लेकिन जस्टिस का मतलब होता है न्यूट्रलिटी, जो न्यूट्रल हो, जो किसी के साथ किसी भी तरह का इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, क्लास, रीजन, रिलीजन, जेंडर, एथनिसिटी एंड रेस, जो ट्रीट करे लोगों को, वो रहता है जस्टिस. जबकि लॉ का मतलब होता है एंड पावर. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, अगर लॉ की बात करें हम लोग स्टूडेंट्स, तो लॉ में कुछ लोगों की एक हायरार्की रहती है जो कि वर्क करती है, फंक्शन करती हैं, और ये हायरार्की कैसी होगी ये डिसाइड करने का काम करेगा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन. लॉ कुछ लोगों की थ्रू ही तो इम्प्लीमेंट होता है, और बनाने वाले भी कुछ लोग होते हैं. तो लॉ मेकर, लॉ को इम्प्लीमेंट करने वाले कौन होंगे, ये दोनों चीज़ डिसाइड करने का काम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन करता है. और इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई डिस्प्यूट क्रिएट होने पर, कोई क्लैश और कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होने पर हमारी जुडिशरी को एम्पावर किया है. तो आपको मालूम पड़ रहा होगा कि कैसे लॉ और जस्टिस दोनों को रिलेटेड है. फर्स्ट काम लॉ का रहेगा, लेकिन जहाँ पर लॉ रिलेटेड डिस्प्यूट क्रिएट होंगे वहाँ पर जस्टिस और जुडिशरी का रोल क्रिएट हो जाता है. एंड आवर जुडिशरी इज़ द फाइनल डिसीजन मेकर ऑन लॉ. या फिर डिसीजन मेकर नहीं कह के अपन डिसीजन, उस लॉ को एक्सप्लेन करने की बात कहें तो वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड होगा, और हमारी जुडिशरी ही लॉ का फाइनल इंटरप्रिटेशन देने के लिए एंटाइटल्ड है. और जुडिशरी ने टाइम टू टाइम वेरियस लॉज जो हैं उनको इंटरप्रिटेट करने का काम किया है, इंटरप्रेट करने का काम किया है. सो वेट अ मिनट. लॉ का इंटरप्रिटेशन जुडिशरी का इंटरप्रिटेशन फाइनल. अब एग्जाम्पल देखें कुछ एक, तो आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मेनका गांधी केस 1978 में मेनका गांधी केस में हमारी जुडिशरी ने जजमेंट दिया कि अंडर आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो भी सिचुएशंस, सर्कमस्टांसेस और फैसिलिटीज़ रिक्वायर्ड है फॉर अ गुड लाइफ, अच्छे जीवन के लिए, अच्छी लाइफ के लिए जो फैसिलिटीज़ रिक्वायर्ड हैं वो सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना ड्यूटी रहेगी स्टेट की. देखो, वैसे तो आर्टिकल 21 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक फंडामेंटल राइट है, एक लॉ है, लेकिन इस लॉ का मतलब क्या है वो मतलब बताने का काम जो है वो जुडिशरी करती हैं. इसके अलावा 1993 में, इन 1993 हमारे सुप्रीम कोर्ट ने, जब मैं जुडिशरी की बात कर रही हूँ देन इट मीन्स सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, तो 1993 में हमारे सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि जिस कराची समिट है ना, हम लोग कराची समिट पे, कराची मीटिंग पर आते हैं. कराची मीटिंग में आप यहाँ देख रहे हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन. अब इस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में क्या, इसका मतलब क्या है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब,
तो सुप्रीम कोर्ट ने, जो कराची प्रपोजल कब आया था, 1931 में आया था। कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट ये कब बना, ये 1946 में स्टार्ट हो गया था, इवेंचुअली 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हो गया था। तो इतना लॉन्ग पीरियड अगर अपन देखें तो इस लॉन्ग पीरियड में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना और इसमें फंडामेंटल राइट्स भी एक पार्ट के फॉर्म में इंक्लूड हुए। आर्टिकल नंबर 19 का यही पार्ट है। तो जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, इसका मतलब क्या होगा, इसमें किस तरह की फ्रीडम की हम लोग बात कर रहे हैं। 1993 में, है ना, 1993 में हमारी जुडिशरी ने, मीन सुप्रीम कोर्ट ने इसका इंटरप्रिटेशन देते हुए कहा दैट राइट टू इंफॉर्मेशन RTI इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ राइट टू एक्सप्रेशन। राइट टू एक्सप्रेशन का पार्ट होगा RTE एंड इट इज़ फाइनल। सो स्टूडेंट्स, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिर्फ यही रेफ़र नहीं करता है कि सोशल जस्टिस के लिए क्या क्या करना चाहिए, बल्कि वो ये भी बताता है कि सोशल जस्टिस का जो मीनिंग है उसको कैसे हम और ज़्यादा एक्सपांड कर सकते हैं। अभी तक तो कॉन्स्टिट्यूशन ने ये बताया ही है कि सोशल जस्टिस एस्टैब्लिश करने के लिए क्या करना चाहिए। तो इसके लिए आर्टिकल नंबर 14 to 18 इक्वालिटीज़, वेरियस इक्वालिटीज़ प्रोवाइडेड और अदर प्रोविजंस भी हमारे DPSP में हैं। ये सारी बात तो कॉन्स्टिट्यूशन बताता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन यहीं तक ही लिमिटेड नहीं रहता है। कॉन्स्टिट्यूशन ये बताने के साथ ही ये भी बताता है कि सोशल जस्टिस का जो मीनिंग है उसको अपन और कैसे और ब्रॉड कर सकते हैं, कि और भी बातों को हम सोशल जस्टिस में धीरे धीरे करके शामिल करते जाएं, जिससे कि मोर एंड मोर पर्सन्स को मोर एंड मोर फैसिलिटी और ज़्यादा से ज़्यादा जस्टिस मिले। और इसके लिए ही वेरियस मूवमेंट्स भी हुए हैं, सोशल मूवमेंट्स भी हमारे यहाँ पर हुए हैं, और उनकी हेल्प करने का काम हमारी जुडिशरी एंड वेरियस ट्राइब्यूनल्स ने करने का काम किया। ट्राइब्यूनल क्या होता है यहाँ मैं एक्सप्लेन करने वाली नहीं हूँ, पॉलिटी के सेशन में कभी हम लोग ट्राइब्यूनल पर भी डिस्कशन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सोशल जस्टिस के वे में अगर कोई काम है तो वो जुडिशरी करती है, ट्राइब्यूनल करते हैं। और ये जुडिशरी और ट्राइब्यूनल और जो हमारा लॉ है, कुछ एक ऐसी मीन्स हैं जहाँ पर कुछ कॉम्पिटिटिव इंटरेस्ट, जिनकी हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बात की थी, ऐसे कॉम्पिटिटिव इंटरेस्ट पर बात हो सकती है। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही एक ऐसा मोड है, एक ऐसा मीडियम है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि पॉलिटिकल पावर को फोर्स करता है कि वो सोशल इंटरेस्ट में, पब्लिक इंटरेस्ट में वर्क करे और फंक्शन करे। तो पॉलिटिकल पावर किस वे में रहेगी? ऐसे वे में होगी जिसमें सबका साथ और सबका विकास होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जहाँ पे हमको सोशल मूवमेंट्स नहीं दिखने को मिलते होंगे वहाँ पे लोगों की डिमांड सारे फुलफ़िल हैं, तो ऐसा भी नहीं है। जहाँ पे सोशल मूवमेंट्स देखने को नहीं मिले हैं वहाँ भी कहीं ना कहीं हिडन फॉर्म में ही सही, लेकिन लोगों की डिमांड्स हो सकती हैं। और इसी को देखने के लिए कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे, आवर कॉन्स्टिट्यूशन हाउ हेल्प पीपल टू गेन सोशल जस्टिस और टू एस्टैब्लिश सोशल जस्टिस, तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे हमारा जो DPSP है, DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो स्टेट की जो पॉलिसी है वो कैसी होनी चाहिए, तो उसके लिए कुछ प्रिंसिपल्स डिसाइडेड हैं एंड दीज प्रिंसिपल्स आर नोन एज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो ये प्रिंसिपल में एक आर्टिकल आता है, उस आर्टिकल में इन्होंने बात की है कि जो लोकल गवर्नमेंट है, ग्राम पंचायत्स, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ भी एस्टैब्लिश होनी चाहिए। अब एस्टैब्लिश होनी चाहिए तो उसके बेनिफिट्स क्या क्या मिल सकते हैं, उसके बारे में हम लोग अब डिस्कस करने जा रहे हैं। Now the new subheading is Panchayati Raj and Rural
सोशल कन्वर्जन और उसके सामने क्या क्या चैलेंजेस रहेंगी। द हेडिंग इज, मैं आपको सारे नोट्स सेंड कर चुकी हूँ, सो नो नीड टू वरी अबाउट द नोट्स। हाँ, द हेडिंग इज पंचायती राज एंड चैलेंजेस बिफोर रूरल सोशल चेंज। तो रूरल सोसाइटी को कैसे पंचायती राज ने चेंज किया है उसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, अर्लियर हम लोगों ने देखा था कि पंचायती राज नहीं था, लेकिन 1959 में बलवंत रॉय मेहता की रिकमेंडेशन के बेसिस पर 1959 में राजस्थान के नागौर से स्टार्टिंग हुई। राजस्थान के नागौर से पंचायती राज या फिर अपन यूँ कहें लोकल गवर्नमेंट बॉडीज जो थी वो एस्टैब्लिश हुई। राजस्थान वॉज द फर्स्ट एंड आंध्र प्रदेश वॉज द सेकेंड। 11 नवंबर को अगर अपन देखें तो 11 नवंबर को राजस्थान 11 नवंबर 1959 को राजस्थान में भी एस्टैब्लिश हुई थी ये। स्टूडेंट्स, राजस्थान फर्स्ट ऐसा स्टेट था जिसमें कि लोकल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश हुई एंड जस्ट आफ्टर 9 डेज आफ्टर राजस्थान आंध्र प्रदेश में भी ये लोकल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश हो गई। अब ऐसी क्यों हुई, रीज़न क्या था, रिक्वायरमेंट क्या थी, उसके बारे में हम लोग बात करें तो पहले जो भी वेरियस लोकल इश्यूज़ लोकल डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने में तो दिक्कत आती ही थी, इसके अलावा दूसरे भी कुछ एक ऐसे इश्यूज थे रिलेटेड विद द इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ दीज रूरल एरियाज़, जिसकी वजह से मैं इन डिटेल नहीं जा रही हूँ क्योंकि लास्ट ईयर हम लोग चैप्टर पूरा पढ़ चुके हैं लोकल गवर्नमेंट के ऊपर, इसलिए सोशोलॉजी के हिसाब से जो रिक्वायर्ड है उतना ही पोर्शन में आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। हाँ, तो कुछ इकोनॉमिक सोशल इश्यूज़ थे जिसकी वजह से लोकल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश हुई, लेकिन लोकल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करने के बाद भी हम लोग देखें तो हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस थे। चैलेंजेस ये थे कि कई जगह पर तो जो डोमिनेंट ग्रुप हैं, है ना, डोमिनेंट ग्रुप चाहे सोशल डोमिनेंट हो या फिर पॉलिटिकल डोमिनेंट हो या फिर इकोनॉमिक। सोशल डोमिनेंस का मतलब अपर क्लास वाले जो ग्रुप हैं या फिर पहले जो पंच प्रधान रह चुके हैं वो लोग हैं या फिर जो पैसे वाले लोग हैं, इन ग्रुप्स की ही आज की डेट में भी अपन देखें तो बहुत ज़्यादा हेजेमनी और डोमिनेंस रही हैं इन आर लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़। जो पुअर सेक्शन या फिर जो सोशली डिप्राइव्ड है या फिर जिसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है ना, सोशो पॉलिटिकल इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड अगर अपन देखें, ऐसे लोग आज भी इंडियन डेमोक्रेसी में उनकी एंट्री नहीं हो पा रही है, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। स्टूडेंट्स, हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो कई लोगों ने पंचायत को लेकर ज़्यादा डिस्कशन नहीं किया, तो इस कंडीशन में कुछ लोगों ने डिस्कशन नहीं किया तो कुछ ने इनको प्रोटेस्ट किया कि नहीं देखो पंचायत के बारे में डिस्कस करना चाहिए। और गांधी का ड्रीम भी था कि जो पंचायत से रूरल एरियाज़ को अगर अपलिफ्ट करना है, प्रमोट करना है तो पंचायत उसके लिए होनी चाहिए एंड पंचायत्स आर द मीन और मोड टू एस्टैब्लिश सेल्फ रूल। सेल्फ रूल का एक बहुत बड़ा मोड मानी गई पंचायत, तो कुछ लोगों ने इसको क्रिटिसाइज़ भी किया कि नहीं पंचायत पर तो डिस्कशन होना चाहिए। एक मना कर रहे डिस्कशन नहीं होना चाहिए, दूसरे कह रहे होना चाहिए। तो इस बात को लेकर अंबेडकर का क्या ओपिनियन था उसके बारे में देखें। देन अंबेडकर टोल्ड कि आज के हमारे जो रूरल एरियाज़ हैं, जो रूरल एरियाज़ मीन्स दैट टाइम है ना, ड्यूरिंग मेकिंग ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने कहा कि हमारे विलेजेस ऐसे हैं जहाँ पे अपर क्लास और जो इलीट क्लास है उनकी हेजेमनी है, और इस कंडीशन में अगर आप सेल्फ रूल प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ पर आप लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ यहाँ एस्टैब्लिश कर रहे हैं, तो इसका मतलब होगा कि एक तो पहले ही अपर क्लास ने क्या किया था, डिप्राइव्ड सेक्शन का वैसे ही बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन किया, लेकिन अब इन लोगों को थ्रू लोकल गवर्नमेंट अगर पॉलिटिकल पावर मिल गई
तो ये तो और ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे और डिप्राइव्ड सेक्शन का और भी ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन करने लगेंगे। इसलिए अंबेडकर ने स्ट्रांगली प्रोटेस्ट किया था, फर्मली प्रोटेस्ट किया था कि पंचायत नहीं होनी चाहिए। लेकिन हाँ, गांधी तो मानते थे। और उनकी बुक, आप लोगों ने जिन जिन स्टूडेंट्स को मैंने बुक दी थी गांधी की स्वराज, उसमें उन्होंने पढ़ा होगा कि कैसे गांधी लोकल गवर्नमेंट और लोकल कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करने का काम करते हैं। खैर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें देन 1992 में 73rd अमेंडमेंट हुआ, ठीक है, फॉर रूरल गवर्नमेंट। एंड 1993 में 74th अमेंडमेंट हुआ फॉर अर्बन लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़। अब रूरल और अर्बन दोनों में क्या डिफरेंस है एक बार देख लें हम लोग। पॉपुलेशन की बेसिस पर दोनों में डिफरेंस है। इसके अलावा दोनों की ज्योग्राफी को लेकर डिफरेंस है। डेवलपमेंट को लेकर भी डिफरेंस है कि कहाँ कितना इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है। पॉपुलेशन, ज्योग्राफी और डेवलपमेंट, इन तीनों की बेसिस पर इनमें डिवीज़न है। अब अपन लोग कंटिन्यू करके देखें कि पंचायती राज के जो अपनी रूरल गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं, रूरल गवर्नमेंट जो बॉडीज़ हैं वो आखिर हैं क्या, उनका स्ट्रक्चर कैसा है। तो रूरल गवर्नमेंट बॉडीज़ का जो स्ट्रक्चर है वो एक पिरामिड जैसा है, लाइक दिस, एक पिरामिड जैसा है। रूट लेवल पर यहाँ पे रहती है ग्राम सभा। मिडिल लेवल पर, जिसको कई बार ग्राम पंचायत भी बनती है बाद में जाके, वो आपका पॉलिटी का पार्ट है। मिडिल लेवल पर यहाँ आपका रहता है ब्लॉक। एंड अपर लेवल पर एक रहती है आपकी ज़िला परिषद, ठीक है। ज़िला परिषद आपकी अपर लेवल पर रहती है। तो इसका ये स्ट्रक्चर रहता है। उसके पास पावर्स कितने हैं, तो टोटल 18 पावर्स, 18 सब्जेक्ट ऑफ पावर्स आर देयर। इसके अलावा जो एक बड़ी कैरेक्टरिस्टिक ये है रूरल गवर्नमेंट बॉडी की कि इसमें 33% रिजर्वेशन दिया गया है लेडीज़ को, विमेन क्लास को। तो इसकी वजह से इसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया है कि ठीक है, विमेन एम्पावरमेंट के लिए एक बहुत अच्छा ये एक मोड, मीडियम या फिर एफर्ट है, जिसकी वजह से विमेंस को 33% रिजर्वेशन मिल रहा है। अब ये काम क्या करेंगी, इनका बेसिक काम ये होता है कि जो भी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं इनको लेकर डिस्कशन करना और इनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना। और इसमें ये भी कहा गया कि ये पूरा जो 73rd अमेंडमेंट है ये कहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे। दिस 73rd अमेंडमेंट विल बी इम्प्लीमेंटेड इन दैट स्टेट विच कंसिस्ट मोर देन 20 लाख पॉपुलेशन, है ना। जिस स्टेट में मोर देन 20 लाख पॉपुलेशन होगी वहाँ पर ही ये अर्बन गवर्नमेंट जो बॉडीज़ हैं वो बनाई जाएंगी। उसके अगर उससे कम देखें तो इन गवर्नमेंट बॉडीज़ को कुछ स्टेट्स कम भी कर सकते हैं, या फिर जिस पिरामिड की हमने बात की उस पिरामिड को कोई इंक्रीज़ भी कर सकता है और कोई कम भी कर सकता है। अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज वेस्ट बंगाल में पिरामिड जो है वो 4 टियर है, उसमें 4 टियर्स हैं, 4 लेवल्स हैं। जबकि अगर किसी की पॉपुलेशन कम है तो वो 2 टियर भी रख सकते हैं, जस्ट 2 टियर। और राजस्थान जैसे स्टेट 3 टियर भी रख सकते हैं। हाँ, हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। 73rd अमेंडमेंट हम लोगों ने पढ़ लिया। अब अपन लोग आ रहे हैं 74th अमेंडमेंट। अब 74th अमेंडमेंट कब हुआ था, 1993 में हुआ था। ये किसके लिए है, ये अर्बन गवर्नमेंट बॉडीज़ के लिए हैं। अब इनमें काम क्या हुआ था, अब इनमें भी यही है कि अर्बन जो एरियाज़ है ये भी आप देखेंगे इसका जो स्ट्रक्चर है वो भी 3 टियर आपको बेसिकली देखने को मिलेगा। फर्स्ट पॉइंट इज़ नगर पालिका जो लोएस्ट रहेगी, मिडिल लेवल पर नगर परिषद जिसको अपन म्युनिसिपल काउंसिल कहते हैं, एंड अपर लेवल पर, हायर लेवल पर रहेगी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ठीक है। जैसे कि दिल्ली, जयपुर, अजमेर, ये जो बड़े सिटीज़ होती हैं यहाँ पे रहेगी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। मिडिल लेवल जस्ट लाइक भीलवाड़ा, यहाँ पे रहती है आपकी म्युनिसिपल
काउंसिल रहती है जिसको अपन नगर परिषद भी कहते हैं, और फाइनली लोएस्ट लेवल पर जो रहती है वो रहती है आपकी नगर पालिका। अब देखें कि ठीक है, रिजर्वेशन पर आते हैं कि इसमें कहाँ किसको कितना रिजर्वेशन मिला है। सबकी बात कर रहे हैं एज अ होल, रूरल प्लस अर्बन दोनों की बात करेंगे। लेडीज़ के लिए रिजर्वेशन 33%। एससी और एसटी की बात करें, एससी एसटी इनके लिए 17% रिजर्वेशन। व्हाट अबाउट द ओबीसीज? ओबीसीज के लिए स्टेट गवर्नमेंट को एम्पावर किया है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो खुद ही पॉपुलेशन की बेसिस पर उनको रिजर्वेशन प्रोवाइड करे। अब इसका इम्प्लिकेशंस क्या रहे, उसके इम्पैक्ट्स क्या क्या रहे इन लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ के या फिर सेल्फ रूल प्रोवाइड करने की। सबसे बड़ा एक चेंज रहा था अराउंड 8 लाख जो लेडीज़ थी, क्योंकि 33% रिजर्वेशन लेडीज़ को मिला है। मतलब जितनी भी मान लो भीलवाड़ा जो म्यूनसिपल काउंसिल है उसमें टोटल 100 मेंबर्स होते हैं। अब यहाँ पे 33% रिजर्वेशन की जब बात की गई है तो इस 100 में से 33 मेंबर तो लेडीज़ होंगी, है ना। तो क्योंकि लेडीज़ को रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया और इस रिजर्वेशन की वजह से हुआ ये कि लेडीज़ का पार्टिसिपेशन हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में इतना बढ़ गया कि अराउंड 8 लाख विमेन का पार्टिसिपेशन एनरोल किया गया ड्यूरिंग 1993 एंड 1994। मतलब एक साल में हमारी कंट्री में करीब 8 लाख विमेन का पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन हम लोगों ने एनरोल किया, या फिर अपन कहें कि काउंट किया गया, लिस्ट किया। अब इनके पास पावर्स क्या क्या होती हैं तो एक बार वैसे बुक में सब कुछ अवेलेबल है, पर एक बार मैं रीड आउट कर लेती हूँ, आपको बता देती हूँ कि इनके पास क्या क्या पावर्स अवेलेबल हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए प्रोग्राम एंड प्लानिंग प्रिपेयर करना, सोशल जस्टिस को प्रमोट करने के लिए प्लान प्रिपेयर करना, वेरियस टैक्सेस जो होते हैं लाइक ड्यूटीज़ हो गई या फिर किसी के ऊपर अगर आपको इकोनॉमिक पेनल्टी भी लेनी है तो वो भी इम्पोज करना प्लस कलेक्ट करना, दोनों के दोनों ही फंक्शंस जो हैं वो इन पंचायत्स के रहते हैं। जितने भी सोशल और स्पेसिफिकली मैं आपको कहूँ कि गवर्नमेंटल जो भी ड्यूटीज़ हैं उन जैसे मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पंचायत को कहा कि आपको पूरा का पूरा गांव स्वच्छ भारत मिशन जो है उसके अंडर आपको ओडीएफ करना है, ओपन डेफेकेशन फ्री करना है, तो वो काम करना भी रहेगा, ड्यूटी रहेगी आपकी गवर्नमेंट की। इसके बाद अपन लास्ट अगर देखें क्या ड्यूटीज़ रहती हैं तो जो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हैं उनको प्रमोट करना और उनमें और ज़्यादा मोर एंड मोर कैसे अपन इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं वो देखना, छोटी छोटी जो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स होते हैं उसको देखना, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को देखना, कैसे बच्चों का हेल्थ, जो लोकल बच्चे हैं उनकी हेल्थ को कैसे अपन आगे बढ़ा सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं और बच्चों को हेल्दी बना सकते हैं, ये देखना। और जो आपके ग्रेवयार्ड्स हैं उनके बारे में भी उनको अच्छा रखना, हरा भरा रखना और किसी कोई दिक्कत नहीं आए, डेथ एंड बर्थ सर्टिफिकेट देना, ये सारे काम जो हैं रिलेटेड विद द कैटल्स ऑल्सो, ये सारे काम आपको देखने को मिलेंगे पंचायत के। और पंचायत के लिए एक बहुत बड़ी अकाउंटेबिलिटी यहाँ पे ये एंश्योर की गई कि जो स्टूडेंट्स रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, जो पंचायत बिल्डिंग उन्होंने देखी है, मांडल से जो बच्चे आते हैं, मैंने मांडल की देखी इसलिए मैं आपको मांडल का एग्जाम्पल बता रही हूँ। मांडल पंचायत की जो बिल्डिंग है उस पंचायत बिल्डिंग के बाहर आपको एक बहुत बड़ा होर्डिंग लगा हुआ दिखेगा। ये होर्डिंग आखिर है क्या? ये होर्डिंग में मेंशन होता है कि उस पंचायत की इनकम क्या रही और उसके एक्सपेंसेस क्या क्या रहे, खर्च क्या क्या हुआ। तो इनकम्स एंड एक्सपेंसेस दोनों के दोनों ही पंचायत अपनी जो बिल्डिंग है उसके बिल्डिंग के बाहर एक होर्डिंग लगाती है बहुत बड़ा सी, जो कि इन पंचायत की इकोनॉमिक अकाउंटेबिलिटी को शो करता है। अब मैंने आपको बता दिया, आप खुद अपनी अपनी पंचायत, जो स्टूडेंट्स हमारे रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं वो खुद देखेंगे कि क्या उनकी पंचायत बिल्डिंग के बाहर कोई भी ऐसे इकोनॉमिक
एक्टिविटी का कोई भी ब्यौरा या फिर कोई डिटेल क्या बड़े से होर्डिंग पर मेंशन है तो आप उसको नोटिस करें, और नहीं है तो यू हैव टू कंप्लेन अबाउट इट। कंटिन्यू करें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे और भी कई सारी इंफॉर्मेशंस दी हुई होती हैं, और इन्फॉर्मेशन में ये भी दे रखा होता है कि कैसे वो RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि लोगों के सामने एक ट्रांसपेरेंसी क्रिएट हो पाएगी कि पंचायत में क्या हो रहा है और क्या नहीं, और कैसे हो रहा है। ये भी कुछ स्टेट्स जो है उसमें पंचायत को छोटे मोटे कुछ एक सिविल और क्रिमिनल दोनों तरह की ही जुरिस्डिक्शन भी प्रोवाइड किए गए हैं, जुडिशरी के राइट्स भी प्रोवाइड किए गए हैं, सिविल एंड क्रिमिनल। लेकिन हाँ, पंचायत को कुछ जुडिशियल राइट्स तो प्रोवाइडेड हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पंचायत जो है वो किसी को भी कैपिटल पनिशमेंट दे देगी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे देंगी। ये राइट्स पंचायत के पास नहीं हैं। लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो या फिर उसके बारे में अपन देखें कि कैपिटल पनिशमेंट हो, ये हार्ड पनिशमेंट जो होगी वो पंचायत के अंडर में नहीं आती। उसके लिए उनको डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट को रेफ़र करना होगा। लेकिन हाँ, पंचायत अगर किसी पे पेनल्टी इम्पोज करनी है वो कर सकती है। कुछ एक डाउरी रिलेटेड या फिर डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड अगर कोई केस है तो उसके बारे में पंचायत डिस्कस कर सकती है और अपना जजमेंट भी प्रोवाइड कर सकती है। स्टूडेंट्स, अभी अपन ने जो 73rd 74th अमेंडमेंट पढ़ा, ये पूरा का पूरा 73rd 74th अमेंडमेंट जो है वो मेन स्ट्रीम की बात करता है कि जो मेन स्ट्रीम हमारी सोसाइटी है जो डेवलप्ड है वहाँ पे 73rd एंड 74th अमेंडमेंट होगा। बट वाट अबाउट द ट्राइबल एरियाज़, ऐसे एरिया जहाँ पे ट्राइब्स रहती है, जंगलों में रहती है, वहाँ पे ये अमेंडमेंट इम्प्लीमेंट नहीं होता है। ये अमेंडमेंट ट्राइबल एरियाज़ को एक्सक्लूड। दिलीप सिंह भूरिया एक कमेटी बनी थी और उस कमेटी ने ही रिकमेंड किया था कि पेसा जैसा कोई एक्ट बनना चाहिए। पेसा क्या है? पेसा मीन्स पंचायती राज एक्सटेंशन इन शेड्यूल्ड एरिया। शेड्यूल्ड मतलब ऐसे एरिया जहाँ पे ट्राइब्स रहती हैं, एसटी रहते हैं, ठीक है, जहाँ पे एसटी कम्युनिटी रहती है। एसटी कम्युनिटी देखो रहती तो ऑल ओवर इंडिया में है, नेशन वाइड है, लेकिन जहाँ पे इनकी मेजॉरिटी है, जहाँ ये जंगलों में रहते हैं, जहाँ इनका कल्चर डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं, वहाँ पे गवर्नमेंट उन एरियाज़ को शेड्यूल्ड एरिया डिक्लेयर करती है। और ऐसे शेड्यूल्ड एरिया में 73rd और 74th अमेंडमेंट इम्प्लीमेंट नहीं होके पंचायती राज एक्सटेंशन इन शेड्यूल्ड एरिया 1996 इम्प्लीमेंट होता है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये अपने कल्चर को कंजर्व कर सकते हैं। गवर्नमेंट अपनी ओर से कुछ नहीं कहेगी, ये अपना शेड्यूल जो है ये अपना सोशो एंड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर खुद डिसाइड कर सकते हैं। गवर्नमेंट का लीस्ट इंटरवेंशन रहेगा इन दीज शेड्यूल्ड एरियाज़। और इसको लेकर बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो मेंशन है आपकी बुक में वो है मेघालय का, ठीक है। मेघालय जो कि आपकी एक नॉर्थ ईस्ट की स्टेट है। नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स को आप अगर यूँ माने कि पूरा का पूरा आपका ऊपर से यहाँ तक नॉर्थ ईस्ट है, देन मैं प्रॉपर मैप तो मुझे नहीं बनाना आता है, लेकिन हाँ असम AMT मेघालय जो है असम के साउथ में आपको देखने को मिलेगा। तो मेघालय जो है वहाँ पे 3 डोमिनेंट ST या फिर ट्राइब्स हैं मेघालय में, दैट आर गारो, खासी एंड जयंतिया। ये 3 ट्राइब्स हैं और इन तीनों ही ट्राइब्स को भी पेसा के अंडर लिया गया है। और इनकी पॉलिटिकल जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो इतनी अच्छी थी कि ये अपनी फैमिली और स्टेट के बेस पर बहुत ही एफिशिएंटली वर्क करते थे। जो खासी ट्राइब की यहाँ बात की गई है, ये खासी ट्राइब दरबार खुर ये दरबार खुर चलाती थी। दरबार खुर मतलब इनका पंच, जैसे अपने होता है ना म्यूनसिपल काउंसिल कॉरपोरेशन, तो इनकी म्यूनसिपल काउंसिल कॉरपोरेशन दरबार खुर थी। तो दरबार खुर चलाती थी और दरबार खुर का जो हेड होता था वो उस फैमिली का हेड होता था और सब लोग उसके अंडर में ही काम करते थे, उसकी बात को मानते थे।
तो इन ट्राइब्स में भी आपको कहीं ना कहीं ये पंचायती राज और सेल्फ डिसीजन और सेल्फ रूल की एक टेंडेंसी देखने को मिलेगी। लेकिन वापस मैंने आपको कहा कि 73rd अमेंडमेंट में इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। एक दूसरा एग्जाम्पल अगर अपन देखें उत्तराखंड का, यूके मत मान लेना है इसको, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नदर्न आयरलैंड। उत्तराखंड का एग्जाम्पल देखें तो उत्तराखंड में भी बहुत ज़्यादा महिला जो लेडीज़ हैं वो वर्क करती हैं, क्योंकि जो उत्तराखंड के जो मेल्स हैं वो तो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस में हैं, तो वहाँ की फ़ीमेल्स ज़्यादा वर्क करती हैं। अब फीमेल्स अगर वर्क करती हैं तो ये देखने को मिला कि माउंटेनियस रीजन है उत्तराखंड। इस माउंटेनियस रीजन में एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी कि जैसे ही रेनफॉल होता है तो ये माउंटेन से धीरे धीरे करके जो सॉइल है वो नीचे आती जाती है, और ये माउंटेन जो हैं वो धीरे धीरे करके इनकी जो वाटर अब्जॉर्ब करने की पावर रिड्यूस होती जा रही थी। ये इनके लिए एक बहुत बड़ा इशू था। अब फीमेल यहाँ पे वर्क करती हैं, एग्रीकल्चर वर्क करती हैं, और उनको साथ के साथ दूसरे काम भी करने पड़ते हैं। फीमेल्स को वाटर लेने भी बहुत दूर दूर जाना पड़ता था, और अपने यहाँ के जो कैटल्स हैं उनके लिए भी कुछ चारा वगैरह लेने के लिए भी, क्योंकि देखो यहाँ पे धीरे धीरे सॉइल इरोजन हो रहा है, तो यहाँ पेड़ इतने ज़्यादा थे नहीं, और इनको दूसरा चारा वगैरह लेने के लिए अब लेडीज़ को जाना पड़ता था बहुत दूर दूर तक। अब लेडीज़ को ये सब काम करने के लिए बहुत दूर तक जाना पड़ रहा है, तो इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता था। इस वजह से जो लेडीज़ है इन्होंने अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया, और सॉल्यूशन ये था कि इन्होंने वन पंचायत बनाई, वन पंचायत, ठीक है। तो वन पंचायत के अंडर में इन्होंने क्या किया, छोटी छोटी पंचायत एस्टैब्लिश की। अब ये पंचायत जो थी वो छोटे छोटे एरियाज़ में प्लांटिंग करने लग गई, जिससे कि इनको कुछ प्लांट्स और कुछ चारा अपने कैटल्स के लिए यहीं पर ही मिलना स्टार्ट हो जाए, कुछ पैडीज यहीं मिलना स्टार्ट हो जाए। इसके अलावा उन्होंने माउंटेनियस रीजन में भी प्लांटिंग करना शुरू कर दी, और धीरे धीरे करके जैसे ट्री प्लांटेशन यहाँ पे स्टार्ट किया तो यहाँ पे सॉइल इरोजन भी कम होता गया। और यहाँ पे तो वैसे भी मैंने आपको पहले बताया कि छोटी छोटी वन पंचायत इन्होंने बनाई थी, और इन वन पंचायत में भी ये लोग धीरे धीरे करके ट्री प्लांटेशन कर रहे थे। तो यहाँ का जो फॉरेस्ट कवर है वो इंक्रीज़ होता गया, और इलीगल कटिंग ऑफ फॉरेस्ट और द ट्रीज़ ये भी स्टॉप हुई, ये मिटिगेट हुई। तो इस तरह से उत्तराखंड के कुछ रीजन्स को, जो ट्राइबल रीजन्स हैं या फिर कुछ अदर मेन स्ट्रीम रीजन्स जो हैं, उनको भी हरा भरा करने का काम किया है इन वन पंचायत में। और वन पंचायत में काम करने का काम विमेन या फिर लेडीज़ करती थी। आगे और कंटिन्यू करें, एक सोशलिस्ट हैं टिपलुट नोंगबरी। तो ये सोशलॉजिस्ट हैं टिपलुट नोंगबरी। इन्होंने कहा है कि जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं ये रिक्वायर्ड नहीं है कि ट्राइबल कम्युनिटीज़ की जो भी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है या फिर फंक्शंस हैं ये डेमोक्रेटिक हो। कई लोग ऐसे भी हैं, मैंने आपको दिलीप सिंह भूरिया कहा था, DS भूरिया, इन्हें DS भूरिया ने पेशा के लिए रिकमेंड किया था। इनकी जब रिपोर्ट आई तो उन्होंने भी इस चीज़ को स्टडी किया कि ज़रूरी नहीं है कि ट्राइब्स का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो डेमोक्रेटिक हो, इट मे बी अनडेमोक्रेटिक एज वेल, ये अनडेमोक्रेटिक भी हो सकता है। और जो सोशलॉजिस्ट टिपलुट नोंगबरी हैं उन्होंने भी ये कहा कि इनकी जो पहले ट्रेडिशनल सिस्टम था ट्राइब्स का वो तो बहुत ज़्यादा एडमायर किया जा सकता है, लेकिन डे बाय डे इनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती जा रही है, और इनमें भी अब ये हायरार्की क्रिएट होती जा रही है, और ये हायरार्की इनमें इनइक्वालिटीज़ क्रिएट कर रही है। और इसके अलावा लेडीज़ के टूवर्ड्स अब ट्राइब्स इतनी सेंसिटिव नहीं रही हैं, और लेडीज़ के साथ भी यहाँ पर अट्रॉसिटीज़ होती हैं। ये टॉलरेंट इतनी ज़्यादा नहीं रही हैं ट्राइब्स लेडीज़ के टूवर्ड्स, और इनका ये सिस्टम जो है वो धीरे धीरे करके करप्ट होता जा रहा है। मैं अगेन कह रही हूँ, ये थॉट टूवर्ड्स द ट्राइबल सिस्टम ये मेरे खुद के थॉट्स नहीं हैं, दिलीप सिंह भूरिया और टिपलुट नोंगबरी के थॉट्स हैं।
स्टूडेंट्स, सिंस वी आर डिस्कसिंग अबाउट द स्टोरीज ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, तो हमारे लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये डिस्कस करना भी है कि हमारे इंडियन डेमोक्रेसी के सामने कौन कौन से चैलेंजेस हैं। और सबसे बड़ा अगर चैलेंज मैं देखती हूँ, देन इट इज़ इनइक्वालिटीज़। इनइक्वालिटीज़ हमारी डेमोक्रेसी के अंदर एक बहुत बड़ा चैलेंज क्रिएट करती हैं। और ये इनइक्वालिटीज़ कौन कौन से बेसिस पर देखने को मिलती हैं। सोशल इनइक्वालिटीज़ इतनी ज़्यादा हमारे यहाँ पर है कि हम जो नॉन रिजर्व्ड एरिया है वहाँ पर रिजर्व्ड कैटेगरी के पर्सन को इलेक्शन कंटेस्ट ही नहीं करने देते हैं। इसका तो एक यही है, अगर दूसरे वर्ड्स में मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि कोई भी डिस्ट्रिक्ट है या फिर कोई भी रीजन है, तो वहाँ पे कुछ एरियाज तो रिजर्व्ड होते हैं, है ना। रिजर्व्ड फॉर फीमेल्स 33%, अपन इसी कंटेक्स्ट में बात करें पंचायती राज में। रिजर्व्ड फॉर एसटी एंड एससी, रिजर्व्ड फॉर द ओबीसीज एज वेल। तो ये तो रहता है आपका रिजर्व्ड एरिया। तो कुछ रिजर्व्ड एरियाज़ के अलावा मेन स्ट्रीम सोसाइटी जो है वो इन तीनों कैटेगरीज को परमिट नहीं करती कि ठीक है आपका एरिया यहाँ तक है, लेकिन आप चाहो तो इन एरियाज़ में भी इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हो। ये हमारी आज की सोसाइटी की टेंडेंसी नहीं है। सोसाइटी इन कैटेगरीज को सिर्फ यहीं तक ही लिमिटेड रखना चाहती है और यहाँ पे इनको अभी भी अपॉर्चुनिटीज़, रेस्ट ऑफ दिस रीजन में इनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली हैं। अनदर पॉइंट इज़ इकोनॉमिक में क्या है, देखो इलेक्शन कौन कंटेस्ट कर सकता है, जिसके पास पैसा हो। आज की डेट में अगर आपके पास मनी अवेलेबल नहीं है या फिर आपके पास मसल पावर नहीं है, मनी पावर, मसल पावर, कॉन्टैक्ट, आपके पास इन तीनों में से अगर कोई भी पावर नहीं है, अगर कोई भी फॉर्म ऑफ पावर नहीं है, तो आप इलेक्शन कंटेस्ट कर तो लेंगे लेकिन आपकी विक्ट्री यहाँ पर थोड़ी सी डाउटफुल रहेगी। आपको खुद को अश्योरेंस नहीं मिलेगी कि क्या आप जीतोगे या नहीं। ऐसे कुछ एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं जो बहुत पुअर लेवल से, बहुत ग्रास रूट लेवल से और टॉप पर पहुंचते हैं, पीक पर पहुंचते हैं, लेकिन ऐसे सक्सेसफुल लोगों का नंबर आप देखें तो वो बहुत ज़्यादा कम है, 0 पॉइंट में उनका नंबर आता है। जबकि ऐसे नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं जो कि नेम एंड फेम, मसल पावर, मनी पावर लेके रखते हैं और वो लोग पॉलिटिक्स में इजीली जीत जाते हैं। तो ये इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ जो हैं वो हमारी पॉलिटिक्स, हमारी डेमोक्रेसी के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज प्रेजेंट करती हैं, क्योंकि इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ की वजह से एक तो रिच है, एक पुअर है। अब आप खुद इमेजिन करो कि एक ही सीट पर इलेक्शन होना है, इस एक सीट पर रिच और पुअर दोनों के दोनों ही इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, है ना। तो पॉसिबिलिटी है कि पुअर भी जीतेगा, लेकिन रिच के पास जितना स्पेंड करने की पावर होगी, जितने एक्सपेंडिचर उसकी पावर होगी, उतनी पावर पुअर के पास नहीं होगी। उसको लिमिटेड रिसोर्सेज में ही अपने इलेक्शन कैंपेन को कंटेस्ट करना पढ़ेगा और लोगों को इन्फ्लुएंस करने की पावर भी इसी वजह से इकोनॉमिक रिसोर्सेज के थ्रू लोगों को इन्फ्लुएंस करने की पावर भी इस पुअर पर्सन के पास लिमिटेड रह जाएगी। जबकि रिच पर्सन जो उसके पास बहुत सारे रिसोर्सेज होने की वजह से वो अच्छे से अपना इलेक्शन कैंपेन चला सकता है। और यही हमारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम कैसे इस इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को, हमारी डेमोक्रेसी को कमज़ोर नहीं करने दें। Students, this is the end of this video. In next video, we will conclude this chapter. Till then, keep reading. Thank you so much. This is Rajni Kakwani signing off.